ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ तो ये है। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमने बता दिया था, मैंने बता दिया था फर्स्ट लॉ क्या होता है। आज हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये समझ में नहीं आता, बस स्टेटमेंट इसका याद कर लेते हैं। तो सेकंड लॉ को अगर अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को जानना पड़ेगा, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मोमेंटम। मोमेंटम, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ रही है, मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टडी न्यूटन सेकंड लॉ। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को जानते हैं कि आखिर मोमेंटम ये क्या होता है, क्योंकि मोमेंटम से ही समझ में आएगा आपको सेकंड लॉ। मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक करेक्टर है बॉडी का। तो वो करेक्टर देखिए कैसा होता है। ये एक बॉडी है मेरे पास जिसके पास m मास है। जब ये चलती है, चल कर के यहाँ जाती है, तो यहाँ जा कर के ये स्ट्राइक करती है। तो इसे मुझे चलती हुई बॉडी को मुझे रोकना है, तो रोकने की मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस पर, और फोर्स अप्लाई कर करके मैं उसको रोक दूंगा, रुक जाएगी, है ना। और बहुत तेज अगर आ रही होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए। तो जब मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा तब मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और मैं से तब जाकर रोक पाऊंगा, है ना। तो जब एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चलता है तो उसके पास ना एक नया करेक्टर डेवलप हो जाता है, और वो करेक्टर जो है उस करेक्टर्स को ख़त्म करने के लिए मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना, तभी तो वो करेक्टर ख़त्म होगा उसका। ये चलता हुई ऐसे ऑब्जेक्ट चलता हुआ आ रहा है और इसे रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। ये करेक्टर्स जो है आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? एक हैवी पार्टिकल ले दीजिए, मास बढ़ा दीजिए पार्टिकल का। अभी आपके पास 1 kg का बॉडी थी और आपने 2 kg की बॉडी ले ली और उसको ऐसे भी वेलोसिटी से चलाई, तो वो जा कर के ज़्यादा चोट देगी, और 5 किलो की ज़्यादा चला दी तो वो ज़्यादा चोट देगी। जैसे आपके पास एक छोटा सा वो है मार्बल कंचा है, वो आप किसी के सिर में मारते हो ऐसे फेंक करके, कम चोट देगा। और आपने ले ली फिर एक ईंट और वो मारी फेंक के, तो तुरंत उसका सिर को डैमेज कर देगा वो, है ना। तो ये जो करेक्टर्स है, ये करेक्टर देखो चेंज हो गया ना, मास को चेंज किया तो ये करेक्टर चेंज हो गया। कम मास का पार्टिकल ले रहे हो तो इफेक्ट कम मिल रहा है यहाँ पर, और ज़्यादा मास का पार्टिकल ले रहे हो तो इफेक्ट कैसा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। अब इसी इफेक्ट को और दूसरे तरीके से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। वेलोसिटी कम कर दो, वेलोसिटी जब कम कर देंगे तो वो बहुत आसानी से जाके ऐसे टच करेगा, पता भी नहीं चलेगा आके लगा या नहीं हमको लगा। तो वेलोसिटी को चेंज करने से, मास को चेंज करने से ये करेक्टर जो है चेंज हो जाता है, जो आप फील कर रहे हो। उसी करेक्टर्स का हमने नाम रखा मोमेंटम। क्या नाम रखा? मोमेंटम। तो मोमेंटम एक्चुअल में क्या है, एक फोर्स का इफेक्ट होता है, और उस फोर्स के इफेक्ट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द मास और वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को आप कम ज़्यादा कर दीजिए, वो इफेक्ट कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक 1 kg मास का ऑब्जेक्ट ऐसे चलते हुए आ रहा है, तो उसके पास क्या है? मोमेंटम है। क्या है? तो मोमेंटम किससे बना? मास से और वेलोसिटी से। तो मोमेंटम को हम कहने लगे कि मोमेंटम ना एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो बनकर के तैयार होती है पार्टिकल के मास से और वेलोसिटी से। तो अगर कोई पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो उसके पास पक्का मोमेंटम है। तो मोमेंटम किसके पास होता है? चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास ही मोमेंटम होता है, अदरवाइज मोमेंटम नहीं होगा। भाई ये पार्टिकल भी, इसके पास वेलोसिटी नहीं है तो फिर मोमेंटम ही कहाँ से आया? तो ये भी आप ध्यान रखना, हमेशा मोमेंटम मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ ही कनेक्ट होता है। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? मोमेंटम, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P।
एंड इट्स फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि रेस्ट ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम कितना होगा। रेस्ट ऑब्जेक्ट के पास कितनी वेलोसिटी होती है, 0। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करोगे आप, 0। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई है, 0। तो मोमेंटम कितना हुआ रेस्ट ऑब्जेक्ट का, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोमेंटम हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ ही लिंक रहता है। किसके साथ लिंक रहेगा, और ये क्या है, फोर्स का एक इफेक्ट है। क्या है, फोर्स का इफेक्ट। चलती हुई एक बॉडी आ रही है, बहुत सारा मोमेंटम लेकर के आ रही है, तो बहुत सारा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो रुक पाएगी। क्रिकेट की एक गेंद आ रही है बहुत दूर से आ रही है, और हमें कैच करना है, और बहुत मोमेंटम लेकर के आ रही है। तो अगर वो मोमेंटम लेकर के आ रही है तो मुझे फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है उसके पास, है ना। तो ये होता है मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम को चेंज कैसे कर सकते हैं हम। तो मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग दी वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिक्रीज कर दो, तो जैसे ये वैल्यू कम हो जाएगी तो बताओ पी की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है ना इन दोनों में। भाई पी का एम और वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो वी को कम कर दो। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही भाई आशीष। भाई एक बॉल है आपके पास, मान लीजिए 500 ग्राम की बॉल है, वो चलती हुई आ रही है, उसकी वेलोसिटी को कम कर दो आप। पहले बॉल का मास था 500 ग्राम, मान लीजिए 5 ग्राम ले लीजिए, ये 0.5 ले लीजिए, और बॉल आ रही थी 20 की स्पीड से, तो कितना रखोगे यहाँ पे आप, 20 मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो कितना मिला मोमेंटम आपको, बोलो मोमेंटम कितना हुआ, 1000। और अभी बॉल जो आ रही है उसकी हमने किसी टेक्निक से उसकी स्पीड कम कर दी, और उसकी स्पीड कम करके हमने कर दी उसकी स्पीड, ये कर दी आपने 20 कर दी, 200 से 20 कर दिया आपने। बॉल का मास तो चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो मास इतना ही रहेगा। अब मोमेंटम कितना मिलेगा आपको, हैं। अब मैं क्या बता रहा था, वेलोसिटी अगर आप किसी वजह से कम कर देते हो तो उसका मोमेंटम कैसा हो जाएगा, और जब मोमेंटम कम हो जाएगा तो आपके हाथों पे भी फोर्स कम लगेगा, यानी कि कम फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। तो ऐसे मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो वो मोमेंटम लेके चल रहा है, मैं चाहता हूँ उसका मोमेंटम कम हो जाए, तो क्या करना रहेगा मुझे, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना रहेगा, क्योंकि चलते हुए ऑब्जेक्ट का मास तो मैं चेंज नहीं कर सकता। जो बॉल चल रही है, अब उसमें काट के कोई ना करोगे दो, तुम मास चेंज नहीं होता। वेलोसिटी को तो चेंज कर सकते हैं ना, जैसे उधर से बॉल आ रही है, हमने ये कॉन्टैक्ट में लिया और उसको ऐसे ले गए धीरे धीरे से, तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक उसकी कम हो जाएगी वेलोसिटी। ऐसे ही मोटरसाइकिल चल रही है बहुत तेज, उसका मोमेंटम कम करना है ताकि के सामने वाले को ज़्यादा चोट ना लगे अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक अप्लाई करने से वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई तो सामने अगर कार किसी वजह से टकरा भी गए तो चोट कम लगेगी सामने वाले को और आपको भी कम लगेगी। और ब्रेक ना मारे तो वेलोसिटी कम नहीं हुई, वेलोसिटी कम नहीं हुई तो मोमेंटम भी कम नहीं हुआ, और मोमेंटम कम नहीं हुआ तो सामने बहुत फोर्स अप्लाई करोगे आप सामने जा कर के, वो भी दूसरे वाले के भी खरपच्चे उड़ जाएंगे और तुम्हारे भी उड़ जाएगी। तो मोमेंटम को कैसे चेंज किया जा सकता है, बाय डिक्रीजिंग द वेलोसिटी। मास से भी कर सकते हैं, लेकिन मास पहले ही डिसाइड करना रहेगा। तो अब देखो न्यूटन्स ने क्या कहा था, न्यूटन्स का ये कहना था सेकंड लॉ में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या वर्ड कह दिया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि अभी मोमेंटम कितना था, पहले कितना था 1000, और फिर मोमेंटम कितना हो गया 1000, कितना चेंज आया 900 का चेंज आया। ये 900 का जो चेंज है ये फोर्स के इक्वल है। नहीं आई बात समझ में, पहले मोमेंटम कितना था, उसका मोमेंटम हमने चेंज कर दिया, कितना कर दिया 100, तो कितना चेंज आया, ये जो 900 का चेंज है ये फोर्स है। न्यूटन का ये कहना था कि ये फोर्स है, इतना फोर्स अप्लाई होगा आपकी बॉडी पर, जितना मोमेंटम में चेंज होगा
वो उतना फोर्स आपकी बॉडी पर अप्लाई होता है। दोबारा सुनो, इसको ऐसे समझो, आपने बॉल आ रही है ऐसे, हाथ में पकड़ी बॉल, जब आपने हाथ में उसकी बॉल बॉल को कैच किया, तब बॉल के पास वेलोसिटी थी मान लीजिए 60 और बॉल का मास था 5, तो मोमेंटम कितना, मोमेंटम कितना हुआ 300। जैसे ही आपने उसको कांटेक्ट में किया और कांटेक्ट में करते करते उसको आप पीछे लेकर के चले गए, मान लीजिए 5 सेकंड लगी, 5 सेकंड लगी ऐसे ले जाने में, और बॉल की वेलोसिटी आपने कर दी 1। कितनी वेलोसिटी कर दी 1, तो अब यहाँ पर कितना रखोगे 1, और बॉल का मास कितना था 5, तो मोमेंटम कितना आया 5, कितना आया 5। तो चेंज कितना आया मोमेंटम का बताओ, मोमेंटम में चेंज आया 295, और ये काम करने में हमें टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 से इसे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर करके ये कितना आएगा 5 5 25 59। ये जो 59 है यही फोर्स है, न्यूटन्स का यही कहना था। तो ये क्या हुआ, ये तो चेंज इन मोमेंटम है, और अपॉन में कौन है टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम इज इक्वल टू दी फोर्स। तो ये एक लो यहाँ से न्यूटन ने दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ से लिखेंगे हम पी, पी में चेंज लाना है तो चेंज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं डी, और ये काम कितनी देर में होता है, कुछ टाइम लगता है, उस टाइम से इसे डिवाइड करना है। मोमेंटम में चेंज आया और उस चेंज आने में कुछ टाइम लगेगा, उतने टाइम से इसे डिवाइड कर दो। ये किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा, यानी कि इतना ही फोर्स आपकी बॉडी पर लगेगा, आपके हाथों पर जो आपने पुट की, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। कितना चेंज आया 59, तो आपके हाथों पर 59 फोर्स लगेगा। तो हम चाहते हैं चेंज कम से कम रहे, ये जो वैल्यू रहे ये कम से कम रहे, तो उतना ही कम फोर्स लगेगा फिर। तो इस फोर्स को कैसे घटा लेंगे हम, बाय डिक्रीजिंग दी वेलोसिटी। अब यहाँ से इसे वर्ड्स में कन्वर्ट करिए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। ये क्या है, ए इतना, इतने बोलते हैं हम रेट डी ओवर डी टी को बोलते हैं रेट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, या आप ऐसे बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम विद टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। नहीं आई अभी कोई बात समझ में, ये हाँ भाई आयुष बताओ, सब बताओ, क्लियर है, बोल के बताओ, सेकंड लो बोलो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, और बेसिकली चेंज इन मोमेंटम क्या है, फोर्स का इफेक्ट, और इस फोर्स के इफेक्ट को हम ज़रूरत पड़ने पे कम करना चाहते हैं। जैसे कि जब हम कैच लेते हैं, तो जब हम कैच लेते हैं तो मोमेंटम को कम कर दो, तो मोमेंटम को कम करने के लिए हम बॉल की वेलोसिटी को कम कर देते हैं। जैसे ही बॉल को पकड़ते हैं उसे पीछे की तरफ लेकर के चले जाते हैं, पीछे की तरफ इसीलिए लेकर के जाते हैं ताकि कि बॉल की जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जाए, कम हो जाएगी। ऐसे ही जब हम ऊपर से कूदते हैं, जब हम ऊपर से कूदते हैं तो खड़े नहीं रहते एकदम से ऐसे, अगर खड़े रहेंगे तो पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, बैठ जाएंगे एकदम से। क्यों बैठ जाते हैं, ताकि कि हमारी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाए। या फिर हम गद्दे पर कूदेंगे, जब गद्दे पर कूदेंगे ये कांटेक्ट में आए, गद्दा ऐसे दबा ऐसे दबा दबा दबा, और ये आपकी वेलोसिटी को उसने कम कर दी। जैसे ही वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा तो आपके पैरों में चोट कम लगेगी। अगर गद्दे पे ना कूद के फर्श पे कूदोगे तो वो फर्श तो दबेगा नहीं नीचे को, और फर्श अगर नीचे नहीं दबेगा तो वेलोसिटी कम नहीं होगी, और वेलोसिटी कम नहीं होगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कम नहीं होगा, और मोमेंटम कम नहीं होगा तो आपकी बॉडी पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, आपके पैर वहीं फट जाएगा, चोट लग जाएगा। क्लियर है।
मोमेंटम की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है नोट्स में, यहाँ पे नहीं लिखी। हालांकि अब इधर देखिए बच्चों, इधर देखो, इसे थोड़ा सा अभी मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ इसको। और डी पी अपॉन डी पी लिखा ना आपने, डी पी अपॉन डी टी, ये क्या है ऊपर, इसका मतलब क्या है, डी फॉर डिफरेंस, पी फॉर मोमेंटम, डिफरेंस इन मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ बॉडी थी, यहाँ पे बॉडी के पास मोमेंटम था कितना p1, m मास की बॉडी थी, ये चल रही थी, v u वेलोसिटी से चल रही थी ये, तो मोमेंटम कितना हुआ इसका भाई, बताओ कितना मोमेंटम आया। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, अभी तो बताया था, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड जो है बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, कम हो गई, कुछ भी हो सकती है, v1 मान लीजिए, v1 हो गई, वेलोसिटी v आ गई, v आ गई, लेकिन मास तो कोई ना चेंज हुआ होगा, तो अब मोमेंटम कैसे दिया जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अब मोमेंटम mv है, पहले मोमेंटम कितना था mu, तो अब ये चेंज हो चुका है तो इसे p2 लिखेंगे। तो चेंज कितना आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ लिखूंगा मैं p2 माइनस p1, तो इतना चेंज आया। और इस चेंज आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम ये रहा, है ना, किसके इक्वल है, f के इक्वल है। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे और थोड़ी देर में कह देंगे k इक्वल टू हमने 1 पुट कर लिया है, तो ये फिर कितना रहेगा f, और dp की जगह कितना लिखोगे आप, p2 माइनस p1, तो ये लिखा जाएगा आपका p2 माइनस p1 अपॉन में क्या है dt, और p2 के प्लेस पर मैं mu लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख सकते हैं आप mu, और इसके प्लेस पर कितना लिख सकते हैं, नहीं p2 के प्लेस पर mv आएगा, mv यहाँ आएगा mv, और यहाँ आएगा mu, और यहाँ पर ये dt, और ये क्या है f, है ना। और जरा इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा भाई, हैं, m कॉमन मिल रहा है, और अंदर क्या बचा v माइनस यू, और इक्वल क्या है f, अपॉन में क्या है, ये क्या चीज है, m को छोड़ो, इसे पढ़ो नीचे, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, v माइनस यू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सीलरेशन, तो ये लिखा जाएगा m इंटू ए इक्वल टू एफ। अब ये f बराबर m में आपने पढ़ा होगा जरूर, कहीं ना कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ये न्यूटन्स के सेकंड लॉ बताया जाता है, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ नहीं है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ तो ये है, उसने तो ये कहा कि ये है सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन्स की, जो यहाँ से ड्राइव कर करके यहाँ तक आपने पहुँचाया है। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए, उसमें कंपटीशन में पूछा जाता है, बताइए कौन सा है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर एफ इक्वल टू एम ए, तो बच्चे इसे कर देते क्लिक, इस पर टिक मार्क लगा देते हैं बराबर एम ए, जबकि एक्चुअल में जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ध्यान रखना इस बात को, एफ बराबर एम ए इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ विच इज ड्राइव फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से ड्राइव किया है हमने। इजी है ड्राइव करना, कोई याद नहीं है, कर रखा मैंने इसे आगे ड्राइव नोट्स में कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ, और न्यूटन्स के सेकंड लॉ हमारी डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो होते रहते हैं, और उनको एक्सप्लेन किया जाता है न्यूटन के सेकंड लॉ से ही। जैसे अभी बता रहा था मैं, क्रिकेट, जब एक क्रिकेट कैच लेता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लेता है, जब हम कूदते हैं, गद्दे पर कूदेंगे कम चोट लगेगी, फर्श पर कूदेंगे ज़्यादा चोट लगेगी, है ना। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये सब हम डिफाइन करेंगे, अभी आपके समझ में ये आ गया ना, इतना ही है, बाकी हम अभी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद पहले थर्ड लॉ और समझ लेते हैं, थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ देखो क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, बिल्कुल ईजी है। थर्ड लॉ ये कहता है, फॉर एवरी एक्शन, इधर सुनो लिखा हुआ है नोट्स में, बात नोट मत कर, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन,
जैसे मैंने कल बताया था, एक्शन करोगे किसी पे तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। इधर देखो भाई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, और वो रिएक्शन कैसा होता है, अपोजिट। आपने ऐसे अप्लाई किया तो उसने ऐसे अप्लाई किया, ले तो एक्शन रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसा है, अपोजिट, और उतना ही एक्शन जितना रिएक्शन। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को हम क्या कहेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने अगर दीवार पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है तो दीवार भी आप पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगी। आप किसी नीडल को हथौड़ी से ऐसे ठोक करके नीचे गाड़ रहे हो तो वो हथौड़ी, वो जो नीडल है वो हथौड़ी पर पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी और हथौड़ी को ऊपर उठा देगी, ऊपर ले जाएगी। तभी तो जाते, जब आप नीडल गाड़ते हो ऐसे चोट मारते हथौड़ी ऊपर नहीं उठती, तो यूं ही तो उठती है वो, क्योंकि नीडल भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई कर देती है, तो वो ऊपर उठ जाती है ना। ये है, हम चल रहे हैं ग्राउंड पर, हम खड़े हैं, हम ग्राउंड को दबा रहे हैं, तो फिर हम दब क्यों नहीं जाते, नीचे क्यों नहीं चले जाते, इसलिए नहीं जाते क्योंकि ग्राउंड भी तो हमें ऊपर दबा रही। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। आई बात समझ में। ये इसका एग्जांपल देखो और कहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे मान लीजिए ये नाव है, पानी में है, ये पानी में, ठीक है भाई बच्चों। यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये खड़े हैं यहाँ पे आप, जब यहाँ से आप उतरते हो नाव में से, समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे से आप किनारे पे उतरते हो, फर्श पर आते हो, तो ऐसे पीछे की तरफ पैर करते हैं और यहाँ आ जाते हैं तुरंत। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये नाव पीछे की तरफ भाग जाती है, ये नाव पीछे भाग जाएगी और आप आगे आ जाओगे। ये क्यों गई पीछे, क्योंकि आपने एफ फोर्स अप्लाई आगे किया है, तो एफ फोर्स पीछे भी अप्लाई हुआ होगा, तभी तो पीछे जाएगा यो, तभी तो पीछे गया है। एक फोर्स अप्लाई आगे तो एक फोर्स पीछे। आपने बैलून को उड़ाया होगा, फूंक भर के उसे उड़ाया, ऊपर की तरफ छोड़ दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है बैलून, क्यों जा रहा है ऊपर वो, क्योंकि ऊपर फोर्स लग रहा है। नीचे भी फोर्स लगता है, अगर आप उसमें धुआं भरोगे तो आपको दिखेगा कि उस रॉकेट में से ऐसे कुछ नीचे की तरफ निकल के आ रहा है, स्मोकिंग पार्टिकल बहुत स्पीड से। तो वो नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स है। वो ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स है। तो जब बैलून उड़ता है या फिर रॉकेट उड़ता है, तो रॉकेट भी बिना इक्वल अपोजिट फोर्स के नहीं उड़ सकता। जितना फोर्स नीचे रहता है उतनी फोर्स ऊपर रहता है। जब रॉकेट को हम उड़ाते हैं तो नीचे की तरफ फोर्स नहीं, धुआं स्मोक पार्टिकल्स नहीं निकलते, स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं और ऊपर की तरफ रॉकेट चलता है। तो यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, ये न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर है यहाँ तक हैं?